हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहा हूँ साउथ स्क्रीनिंग जैसे टेस्ट में पूछे जाने वाले इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चंस के बारे में। और ऑलरेडी हमने पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चंस को किया है। आज के इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन लेते हुए चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज 20% more than its initial length, find the percentage increase in the resistance of the wire। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हालांकि इसको सॉल्व करने के लिए आप अगर पूरा मेथड के थ्रू जाएंगे तो बहुत ही लंबा पड़ेगा। मैं आपको इसमें एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन तुरंत आप आराम से बना पाएंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पर आप पूरा फुल जितना थ्योरी है वो नहीं करना है, आपको बस समझना है। आप यहाँ पर जो वर्ड है इस पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेच। जब भी किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है ना, तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और इस रीजन से जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा। और इन दोनों के रीजन से, क्योंकि लेंथ बढ़ने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है और हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इन दोनों की वजह से हमारा जो स्क्वायर टाइम्स हमको रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। हालांकि ये कैसे प्रूफ हुआ है, ये डेरिवेशन आपने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। बट यहां पर अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी लेंथ लिखा कि 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 का स्क्वायर टाइम्स होगा। समझ रहे हैं बात को? सिंपल सा यहां पर हमको ये पता होना चाहिए, अगर 3 टाइम्स का इंक्रीज हुआ तो 3 का स्क्वायर, यानी जो भी टाइम्स इंक्रीज है, जितना भी टाइम्स इंक्रीज है उसका आपको बस स्क्वायर कर लेना है। आपको रेजिस्टेंस में चेंज दिख जाएगा। 2 टाइम्स पे 4 टाइम्स का चेंज दिखेगा रेजिस्टेंस में, पिछले से यहाँ पर 9 टाइम्स का, तो स्क्वायर टाइम्स का चेंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 20% का इंक्रीज बोल रहा है, इसका मतलब हमारा 20% का मतलब क्या हुआ कि 1.2 हो गया। 1 से क्या हो गया 1.2, 10 से 12, 100 से 120। तो यही चेंज हमको देखने को मिला, राइट। बस हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो हमको यहाँ पर इतने से चेंज, तो इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144 और डेसिमल है तो यहाँ पर लग जाएगा। यानी कोई वैल्यू 1 से क्या आ गई है 1.44। तो चेंज कितना निकला परसेंटेज में? 44% इज द करेक्ट आंसर। इसको करने का कोई जरूरत ही नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आप स्क्वायर निकाल लीजिए। कितना लेंथ में कितना चेंज हुआ है, ट्वाइस का, 1.5 का, 1.2 का चेंज हुआ है। 20% का मतलब यही हुआ ना, कोई ऑब्जेक्ट 10 से 12 हो गया, तो यानी 1 से 1.2 हो गया। तो लेंथ में कितना टाइम्स का चेंज देखने को मिला यहाँ पर, और यहां से आपको आंसर 144 1.44, यानी 1 से 44 माइनस करें तो 44 आ जाएगा। 44 डिवाइड 100 इंटू 100, 44%। यहाँ पर आपको मैं एक फॉर्मूला भी लिख के बता देता हूं कि आप सीधा लिखेंगे R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। और यहीं से आपको R1 हमारा ओल्ड है, R2 हमारा न्यू है। आप इसमें इसको पुट करेंगे, हमारा पहला यहां पर भी पुट करके देख सकते हैं। 1/1.2 का होल स्क्वायर करने पे हमारा 1/1.44 आया, और इससे हमने रेजिस्टेंस में चेंज निकाल लिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर ग्राफ से पूछा हुआ क्वेश्चन है। द करंट वोल्टेज ग्राफ आपको गिवन है यहाँ पर, और पूछ रहा है फॉर अ गिवन मेटेलिक कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। 2 डिफरेंट टेम्परेचर है T1 एंड T2, इन दोनों पे एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है। देन बताना है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। यहाँ पर 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। ये मेटल कंडक्टर है और इससे आप याद रखेंगे ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। मेटल्स आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और यहीं पर अगर बात करें हम नॉन मेटल्स का, तो वो निगेटिव होता है। नॉन मेटल्स आर निगेटिव। ये बात आप याद रखेंगे। यहां पर कहने का मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का अर्थ क्या है और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा।
इफ टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। और ये कब किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए। एक्चुअली में मेटल कंडक्टर ही होते हैं, तो हमारा मेटल के लिए ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और यहीं पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे बट रेजिस्टेंस में डिक्रीज देखने को मिले, तो ये है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, और ये होता है नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स के लिए ये चीज होता है। तो यहां पर आप रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ से कर रखा है। ओम्स लॉ हमको कहता है V इक्वल टू आई आर, और उसी से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V बाई आई से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर आप देखिए यहां पर V, ठीक है, और उस टाइम पर I, V डिवाइड बाई आई, और उसी जगह पर V डिवाइड बाई आई। देखिए दोनों T1 के लिए हमारा रेजिस्टेंस क्या रहा है? T1, ये ग्राफ है T1 का, राइट। यहां पर देखिए V, V का वैल्यू लगभग लगभग सेम ही ले रहे हैं हम लोग, V, ठीक है। और यहां पर हम लोग ले रहे हैं I का वैल्यू ज्यादा है, तो I यहां पर हमारा ज्यादा है। और T2 के लिए R का वैल्यू भी V बाई आई ले रहे हैं, और यहां पर हमारा I कम है। देख पा रहे हैं आप? T2 के लिए इस जगह पर I का वैल्यू T1 के कंपैरिजन में कम है, तो I का वैल्यू कम होने की वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा यहां होगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी R2 ज्यादा है। R2 हमारा कम है क्योंकि यहाँ का करंट ज्यादा डिनोमिनेटर में है करंट, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब मेटल है तो T2 भी तो ज्यादा होगा। T2 इंक्रीज हुआ है तभी तो R2 ज्यादा हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा T2 जो है वो ग्रेटर होगा, राइट। T2 ऑप्शन का है, T2 इज ग्रेटर देन, हाँ ये रहा ऑप्शन, T2 इज ग्रेटर देन T1। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए पूरा। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको याद रखना है कि मेटल्स के लिए हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सिंपल सा इतना सा बात। और क्योंकि ये मेटल है तो हमारा मेटल यही चीज दिखाएगा। बस हमको पता करना है कि रेजिस्टेंस कहाँ ज्यादा है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहीं टेम्परेचर ज्यादा होगा। बस यहां पर देख लीजिए ग्राफ में, इस वैल्यू को हम कुछ ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है। ये भी 5 एम्पियर ले लेते हैं, ये भी 10 एम्पियर ले लेते हैं, और किसी एक वैल्यू पे हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये वैल्यू अगर हम ले तो वोल्टेज यहाँ पर इतना निकला, वोल्टेज कितना 10, करंट कितना आ रहा है 5। और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर वोल्टेज है 10, करंट है 10, ठीक। तो रेजिस्टेंस निकालना है, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के फॉर्मूला से रेजिस्टेंस हमारा क्या निकलेगा? R इक्वल टू V डिवाइड में I कर लेंगे, ठीक है। R1 निकालना है, यानी T1 की ग्राफ की बात कर रहे हैं। T1 के ग्राफ में V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू है 10, I की वैल्यू है 10, रेजिस्टेंस आ जाएगा कट के 1 ओम। और यहीं R2 की बात करें तो V की वैल्यू तो अभी भी 10 है T2 के लिए, और यहाँ पर करंट हो जाता है 5, इसका मतलब यहाँ पर हो जाता है 2 ओम। तो इसका मतलब R2 हमारा ज्यादा है, R2 ज्यादा है तो T2 का वैल्यू ज्यादा होगा। T2 विल बी मोर, T1 विल बी लेस। बस इतना सा ही बात है। टेम्परेचर T2 का ज्यादा था, इसीलिए हमारा T2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए दो मेथड से आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 6/5 when two wires are joined in parallel. Which of the wire, one of the wire is break? The effective resistance is 2 ohm. The resistance of the broken wire was.
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसका मतलब दो रेजिस्टेंस को मिलाने पर पैरेलल में, ठीक है, यहाँ पर हमारा दो रेजिस्टेंस ले लेते हैं और दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, और इसकी वजह से जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 6/5, ठीक है। अब यहां से एक वायर टूट जाता है, कोई मान लेते हैं ये वायर टूट जाता है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, और R1 टूट जाता है, और उसके बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बच जाता है, 2 ओम का बच जाता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसके टूट जाने के बाद, ये बीच से टूट गया है, ठीक है, टूट जाने के बाद ये 2 ओम का बच जाता है। तो इसका मतलब हमारा यही वैल्यू तो दिया हुआ है, ये जो है ये हमारा 2 ओम का है, करेक्ट। समझ में आया आपको? क्योंकि अगर दो पैरेलल में से एक टूट जाए तो इसका मतलब ये तो सर्किट में है ही नहीं ना, ये एक्चुअली में सर्किट में है ही नहीं। और जो इफेक्टिव मिल रहा है आपको किसकी वजह से मिल रहा है, इसी 2 ओम की वजह से मिल रहा है। तो यही हमारा यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और क्योंकि ये 2 ओम का है तो इससे पता चल गया हमारा प्रीवियस डेटा में ये 2 ओम का था। अब आपको फाइंड आउट करना है ये R1 की वैल्यू। ये R1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा आपका ना फॉर्मूला हमारा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ देखा जाए तो हमारा हमारा आपको ये पता चल चुका है, R2 की वैल्यू पता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, R1 की निकालनी है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस उल्टा लिखा हुआ होता है उस वैल्यू से, तो ये 6/5 है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 5/6। इस चीज का मिस्टेक आप बिल्कुल ध्यान से रख लेंगे, बहुत बच्चे कर देते हैं यहीं पे मिस्टेक, सब कुछ सही कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर अगर उन्होंने 6/5 लिख लिया, अरे ये तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है ना, वो तो उल्टा करने पे आती है, तो हमको 1/R के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। और R1 की वैल्यू निकालनी है तो R1 को एज इट इज रहने दीजिए, और हमारा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि 2 ओम है हमारा, इससे पता चल जाएगा, इस लाइन से हमको R2 की वैल्यू पता चल चुकी है, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको अब यहाँ पर क्लियरली दिखे सब कुछ। तो 5/6 माइनस 1/2 विल बी 1/R1, और इसी से हम लोग एलसीएम लेने के बाद 6 और 2 का एलसीएम 6 ले लेते हैं, और 5 2 3 और 1/R, 5 2/6 हमारा 3 इक्वल टू 1/R, यानी R का वैल्यू यानी 1, R2 का वैल्यू है 3 ओम, क्योंकि 1/3 निकला है। फिर से इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा R1 का वैल्यू विल बी 3 ओम, और 3 और 2 का आप पैरेलल सॉल्व करके देख लीजिए 6/5 आता है कि नहीं, ठीक है। हमारा आंसर विल बी 3 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसको आप चेक कर लेंगे, 3 2 6, 3 2 6, 3 2 5, 6/5 आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई होप ये क्लियर होगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको ये लॉजिक समझना था। ये चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। ये भी क्वेश्चन आपको अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पर जब पढ़ा रहा था वो ग्राफ वाला क्वेश्चन, वहीं पर आपको इसका वैल्यू समझाया आपको। कोई भी कंडक्टर है ना, कोई भी कंडक्टर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टर के लिए क्या होगा, वैल्यू होगी पॉजिटिव कोफिशिएंट। नॉन कंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर या फिर नॉन मेटल, इन सब के लिए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब वो कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो वो इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, या फिर नॉन कंडक्टर है, या फिर नॉन मेटल है। इन सब चीज का बात आप याद रखेंगे। तो इससे क्या बोला, अब आप इससे आंसर आप आराम से बता सकते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो की बात कर रहा है, और एक और ध्यान बात रखेंगे कि रो जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर एंड मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर तो कर ही रहा है,
तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जीरो नहीं कर देंगे, नन ऑफ देम नहीं कर देंगे। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला होता है वहां पर लेंथ इंक्रीज किया जाता है, उसको एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, उसके बाद पूछता है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है या फिर मटेरियल चेंज किया जा रहा है तो पड़ेगा। और यहाँ पर कैसा पड़ेगा, तो कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर का क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, करेक्ट है। कंडक्टर पहले लिखा है तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव, तो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और सेमीकंडक्टर के डिक्रीज होगा। तो आंसर विल बी सी, विल बी करेक्ट। ठीक है, यहीं पर अगर डिक्रीज इन टेम्परेचर लिख देता तो इसका आंसर उल्टा हो जाता। तो ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, तब आप इसका आंसर दे देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। Which of the following bulb will glow brighter if B1 is 60 watt and B2 is 100 watt are connected in parallel with a supply voltage of 200? ये बहुत ही सिंपल सा है, हालांकि इसका डायग्राम आप एक बार बना ले। ठीक है, ये B1 है हमारा, ठीक है, ये B2 है, कैसे लगाया गया है, पैरेलल में लगाया गया है। ठीक है, पैरेलल में लगाया गया है, कितने वोल्ट के सप्लाई के साथ, 200 वोल्ट के साथ। ओके, 200 वोल्ट के साथ लगाया गया। ये B1 है, ये B2 है। B1 का वोल्टेज दिया है 60 वॉट, 60 वॉट, इसके पास 100 वॉट, इसका मतलब साफ है कि हमारा वोल्टेज दोनों को बराबर मिलेगा। वोल्टेज जब बराबर मिल रहा है तो ज्यादा पावर का ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, ये हमारा ज्यादा ब्राइटर जलेगा। तो आंसर विल बी B2 क्योंकि वो ज्यादा वाट का है। ये क्वेश्चन पैरेलल में तो सिंपल रहता है, बट जब आप इसको सीरीज में करेंगे, शायद अगला क्वेश्चन वही होगा। देखिए यहाँ पर सीरीज में है, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर इफ द रेटिंग वोल्टेज इज 200, इसका भी 200, इसका भी 200, सप्लाई भी कनेक्ट किया गया 200 और दोनों का वोल्टेज दे दिया गया 60 वॉट एंड 100 वॉट। तब आपको बताना है कि कौन ज्यादा ब्राइट जलेगा। 60 वाट इसको B1 मान लेते हैं, इसको B2, ठीक है, और इसी टर्म में आपको आंसर देना है। यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है कि ये जो है ना 100 वाट, 100 वाट कोई चीज कैसे कंज्यूम कर रहा होगा, इसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा और इसका रेजिस्टेंस R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये कम वाट का है, कम वाट मतलब कम करंट, कम करंट मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ज्यादा वाट, ज्यादा करंट, ज्यादा पावर, कम रेजिस्टेंस। तो कम रेजिस्टेंस की चीज होने की वजह से यहां से ज्यादा करंट इसको सप्लाई हो रहा होगा, इसको इतना वोल्टेज मिल नहीं रहा होगा। इसके अक्रॉस जब वोल्टेज आप निकालेंगे ना तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज में डिफरेंस होगा। ये वोल्टेज जो है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज भी कम, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा तो वोल्टेज भी यहाँ ज्यादा। सोचिए ये 200 वोल्ट का है, बट इसको दिया गया है सीरीज में 200 वोल्ट और उसमें भी यहाँ पर कम हो जाता है, यहाँ ज्यादा हो जाता है। हालांकि ये 200 स्प्लिट हो गया होगा, कुछ पार्ट इसमें और कुछ पार्ट इसमें, इसको मिला होगा ज्यादा, इसको मिला होगा कम, इसलिए ये जलेगा ज्यादा ब्राइटर। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रख लें, ट्रिक से याद रखना, याद रख लें इस क्वेश्चन को, हालांकि इतना टाइम देना भी नहीं है। बस यहां पर याद रख ले सीधी बात कि भाई जब सीरीज में है तो कम वाट वाला ज्यादा ब्राइट जलेगा। ये सुनने में समझने में थोड़ा लगता है कि अरे ऐसा कैसे होगा, बट जब आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तब आपका यहाँ पर यही आंसर आ रहा होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे पावर के फॉर्मूला से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस कम। एक क्वेश्चन है हमारा, उसमें हम आपको पूरा क्लियर डिटेल बता देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको बस क्वेश्चन देखते ही कि सीरीज में कनेक्शन है तो बस आंसर हमारा स्मॉल वाटेज यानी B1, 60 वाट वाला बल्ब हमारा ज्यादा ब्राइटर जलेगा। इसमें कभी कभी देख लीजिएगा डिमर पूछ रहा है तो उल्टा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राइटर और डिमर देख के आंसर को टिक कीजिएगा। चलिए तो यहां पर आ जाते हैं, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर इफ द रेटिंग इज 50 वाट एंड 200 वोल्ट। सभी बल्ब का रेटिंग जो है सभी 50-50-50 वाट के हैं।
सभी 200 वोल्ट पे वर्क करते हैं और सबको 200 वोल्ट दे भी दिया गया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर 200 वोल्ट है, ये भी आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, ये 200 वोल्ट दिया गया है यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज। तो कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर चलेगा? इसको भी अगर आप कॉमन सेंस से बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज दिया जाएगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट पैरेलल हो जाएंगे, यानी बल्ब सी जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है और इसको पूरा का पूरा टोटल वोल्टेज जो मिल रहा है वो 200 वोल्ट मिल रहा है। और क्योंकि सेम वाटेज है तो इसका भी रेजिस्टेंस और इसका भी रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा और यहाँ का जो वोल्टेज था 200 वो डिवाइड हो जाएगा 100 वोल्ट में, यहाँ पर 100 वोल्ट में। तो ये दोनों सारे ही बल्ब जो हैं 200 वोल्ट के लिए रेटेड किए गए हैं, बट मिल किसको रहा है 200? मिल इसको रहा है 6 से 200। तो इसका मतलब इस केस में बल्ब सी जो है हमारा ज्यादा ब्राइट जल रहा होगा। ये सब क्वेश्चन हालांकि मैं पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल लेके पावर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके कर सकता हूं, बट आपको मैं ये समझा रहा हूं यहाँ पर इतना करने का मेहनत जरूरत है ही नहीं। आप बस कॉन्सेप्ट लगाइए कि देखिए यहाँ पर वोल्टेज है, यही वोल्टेज यहाँ अपियर होगा तो इसको 200 वोल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर आधा वोल्टेज, यहाँ पर आधा वोल्टेज, क्योंकि पावर रेटिंग सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा और इसीलिए यहाँ का बल्ब आधा आधा ब्राइटनेस में जल रहा होगा और यहाँ पर ये फुल ब्राइटनेस में जल रहा होगा। तो आंसर विल बी सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर इस बिग क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर शायद हमको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम सारा क्वेश्चन बल्ब का फॉर्मूला, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला है, वो सब आपको समझा दूंगा और यहाँ पर एनर्जी भी कैलकुलेट करना है तो एनर्जी का भी फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो मैं डिटेल बताने वाला हूँ, फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, उन सब का आप नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दो बल्ब हैं 30 वाट के, दोनों ही, एक 30 वाट 120 वोल्ट का है ये वाला B1 30 वाट का, और B2 हमारा 60 वाट का और 120 वोल्ट। ये भी 120 वोल्ट, ये भी 120 वोल्ट। ये 120 वोल्ट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ये रेटिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ये मिल रही है, जरूरी नहीं है कि 120 वोल्ट का बल्ब है तो उसको हमेशा 120 ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि इसको मैक्सिमम 120 वोल्ट दिया गया तो ये मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ जो कि 60 वाट है उसके साथ जलेगा। ये बात समझना है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि अरे वाटेज तो दिया ही है, सब कुछ दिया, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे कनेक्ट करने पे टोटल वाटेज कितना होगा। तो इन सब केसेस में आपको निकालना पड़ेगा उस समय इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। इसको मिल 120 सकता है तो ठीक जलेगा, पूरा ब्राइट जलेगा। और देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि इसको सप्लाई भी किया गया है 120 से सप्लाई किया ही गया है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज, यहाँ पर भी वोल्टेज और यहाँ पर भी वोल्टेज, तीनों ही पैरेलल हैं तो यहाँ पर तीनों जगह इसको 120 मिलेगा। तो जरूर इसको पूरा का पूरा वोल्टेज मिल रहा है, पैरेलल में पूरा वोल्टेज सेम होता है, मिल रहा है। तो जो ज्यादा वाट का है वही ज्यादा ब्राइटर जलेगा। ठीक है, ये ब्राइटर वाला क्वेश्चन तो है नहीं। वैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बल्ब इन बाय द, यहाँ पर कितना एनर्जी सप्लाई यहाँ से किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर बाय द बल्ब नहीं होना चाहिए, कंज्यूम्ड बाय द बल्ब लिखना चाहिए था कि कितना बल्ब यूज कर रहे हैं एनर्जी को। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम और एनर्जी इक्वल टू हमारा यहाँ पर पावर पैरेलल में है तो पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी 60 वाट प्लस 30 वाट और टाइम हमारा 5 मिनट है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर गलत हो जाएगा। ये मिस्टेक नहीं करेंगे, 5 से नहीं, हमको 5 इंटू 60 से सेकेंड्स में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना है। और ये क्या हो जाएगा 6 3 90 इंटू 5 6 300, 9 3 27। कौन सा आंसर है? 2700 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। जूल में एनर्जी निकलती है, यहाँ पर निकलेगी। तो चलिए आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चलिए ये भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर पूछा जा रहा है 2 bulbs where A is rated at 60 watt
220 वोल्ट। ये बल्ब ए है हमारा और इसको 60 वाट का दिया गया है, और यहाँ पर दूसरा बल्ब है जो 100 वाट का दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट से ही। तो फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द सोर्स। तो करंट कितना सप्लाई कर रहा होगा ये आपको पता करना है। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपको पहले यहाँ का रेजिस्टेंस निकालना चाहिए तरतीब से, और फिर उसके बाद इसको कनेक्ट करना चाहिए इस वोल्टेज सोर्स से जो दिया जा रहा है। R1 और R2 निकालने के बाद आप इसमें ओम्स लॉ लगाने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आपका निकलेगा। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे पावर के मेथड से। V स्क्वायर बाई R होता है हमारा फॉर्मूला पावर का। उसी फॉर्मूला से आप लोग इसका पावर लगाएंगे। वोल्टेज इसका रेटेड कितना है? इसका 220 है, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका पावर 60। इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी वही मेथड से निकालेंगे, V स्क्वायर डिवाइड बाय पावर, बट इसका पावर 100 वाट से। इससे दोनों का रेजिस्टेंस निकल जाएगा, और फिर जाके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद पैरेलल का सॉल्व करने के बाद करंट निकाल पाएंगे। बट इतना करना इस क्वेश्चन में अभी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का एक और आसान तरीका है, क्योंकि इसका वोल्टेज जो है रेटेड वोल्टेज वो भी 220 है, इसका भी 220 है, और सप्लाई भी दिया गया है 220। इसका मतलब इसको पूरा का पूरा वोल्टेज मिल रहा है। अब जब पूरा वोल्टेज मिल ही रहा है तो इसका मतलब ये पूरे वाट पावर पे चलेगा अपना, ये 60 वाट पे चलेगा, ये 100 वाट पे चलेगा। तो दोनों ही अपने रेटेड पावर पे, तो टोटल पावर हमारा कितना हो जाएगा? 60 प्लस 100, क्योंकि ऐड हो जाएगा हमारा सिंपली, और टोटल पावर हमको निकल चुका है। और जिसको हमको फॉर्मूला भी पता है, पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है। और इस फॉर्मूले के तहत हमको पावर 160 पता चल चुका है, वोल्टेज 220 है, और करंट हमको निकालना है। अब सिंपली आपको I इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 20, 200, 220 कर लेंगे, हमारा करंट आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर 116 टू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब करने का कोई तथ्य नहीं बनता। आपको MCQ क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, तो आपको समझ में आना भी चाहिए कहाँ पर क्या अप्लाई करें। इस क्वेश्चन में अगर ये वोल्टेज कुछ और दे देता ना, इस वोल्टेज को 100 वोल्ट दे देता, 200 दे देता, कुछ भी दे देता, रेटिंग वोल्टेज नहीं देता, तो उस केस में वो वोल्टेज यहाँ पर लिखने के बाद आपको फाइंड आउट करना ही पड़ता। तब ये मेथड नहीं लगा सकते थे। इस बात का नोट बनाकर लिख लें कि रेटेड वोल्टेज है, तभी हमने पावर को ऐड किया। रेटेड वोल्टेज दिया गया था, इसीलिए हमने ऐड किया। आई होप इस क्वेश्चन में आपको ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको रेजिस्टेंस पहले निकालना ही पड़ेगा। तो ये रहा वो क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 आइडेंटिकल बल्ब, सबका यहाँ पर 60 वाट पावर है, ये भी 60 वाट का, ये भी 60 वाट का, ये भी 60 वाट का, और सबके वोल्टेज रेटिंग 120। बट कनेक्शन ऐसे है कि पैरेलल नहीं बोल सकते, सीरीज भी नहीं बोल सकते, ये कॉम्बिनेशन है। सीरीज में पैरेलल का कॉम्बिनेशन है ये, तो इसी वजह से हमको यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला? वही V स्क्वायर बाई P। वोल्टेज इसका है 120 रेटेड, 120 का स्क्वायर कर दिए और पावर से डिवाइड कर दिए। क्योंकि सबका वही है, तो जो भी इसका निकलेगा वही सबका निकलेगा। 12 2 जा 240 ओम का, ये भी 240 ओम का, ये भी 240 ओम का, ये भी सारे ही 240 ओम के हैं। तो हम अब इसका प्यार से सर्किट बना लेंगे आराम से। यही चीज आपको करना है, चाहे सीरीज में हो या कभी कॉम्बिनेशन में हो। हाँ, पैरेलल में रहे और रेटेड वोल्टेज दिया रहे, तब आपको पिछला मेथड से काम चल जाएगा। बट यहाँ पर क्योंकि कॉम्बिनेशन था तो हमको पूरा चीज करना पड़ा। 240 ओम, 240 ओम, ठीक है। ये सब कुछ अब आप लिख चुके हैं। तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज कितना दिया गया है? 120 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है सप्लाई, ठीक है। 120 वोल्ट सप्लाई दिया गया है, करंट निकालना है। I इक्वल टू हमारा होता है V बाई R। वोल्टेज तो 120 आ चुका है, रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसका पैरेलल सॉल्व करेंगे,
आधा हो जाएगा 120 और ऊपर जो है उसके साथ ऐड हो जाएगा 120 प्लस 240 कितना हो गया 2 4 6 3 0 360 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 360 ओम यहाँ पर लिख देंगे 12 3 यानी आई का वैल्यू क्या आ गया 1/3 और पावर निकालना है इस क्वेश्चन में पावर का फॉर्मूला V इंटू आई लगाएंगे और V का वैल्यू 120 है आई का वैल्यू 1/3 है तो ये आंसर हमारा 40 वाट का पावर आ गया। ये क्वेश्चन में आपको करना ही पड़ेगा, ये यहाँ पर कोई ट्रिक लगा नहीं सकते कि पावर ऐड कर देंगे सबका काम हो जाएगा, देख लीजिए करके आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो कहां पर करना है कहां पर नहीं करना है, आई होप इस चीज से आपको इस लेक्चर में आपको सारे बल्ब के क्वेश्चन ऐसे मैंने जानबूझ के बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अब आपको क्लियरली आइडिया लग चुका होगा कब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।